ग्लास बंद करिएगा। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया हिंदी में क्या बोलते हैं, सूत्र कणिका। ठीक है, अब हमने इसको क्या नाम दे रखा है बच्चा, एक और चीज, पावर हाउस, ऊर्जा गृह बोलते हैं इसको, ऊर्जा गृह। और बातें बंद। कोई भी कोशिका जब भी हम देखते हैं ना, उस कोशिका के अंदर कहीं ना कहीं क्या मिलता है बच्चा, ये माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है। क्यों? क्योंकि आप याद करो कि हमने कोशिका का जब शुरुआत किया था उस समय कहा था कि ये कोशिका क्या होती है, संरचनात्मक और कार्यात्मक या क्रियात्मक इकाई होती है ये। यानी कि संरचना तो है, उसके साथ साथ क्या कर रही है, ये कार्य कर रही है। कार्य करने के लिए इस कोशिका को क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा बनाने वाला कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो इस कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया तो है। अब आइए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला बात याद रखिएगा पिक्चर के साथ कि ये जो होता है दो आवरण का बना होता है। बाहर वाले को नाम दे देते हैं क्या, बाह्य झिल्ली। चलिए, और उसके बाद इसकी अंदर की झिल्ली, इसको क्या कह देंगे, अंतः झिल्ली। तो सीधा सीधा इस माइटोकॉन्ड्रिया में कितने आवरण दिखाई दे रहे हैं हमको, दो आवरण दिखाई दे रहे। बाहर वाली झिल्ली ठीक है, बाहर वाली और अंदर वाली झिल्ली के बीच में क्या मिल रहे हैं, कुछ खाली जगह। इस खाली जगह को नाम दिया जाता है बाह्य कोष्ठ। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर भी क्या मिल रहा है, खाली जगह। इस अंदर वाले खाली जगह को क्या कहा जाएगा, अंतः कोष्ठ। चलो, और इसकी जो अंदर वाली झिल्ली है ना, वो जगह जगह पर क्या हो चुकी है, सिकुड़ चुकी है या अंदर की तरफ वलयित हो चुकी है। ठीक है, अब क्या कि इसके अंदर वाले झिल्ली के अंदर मिलता है क्या बच्चा, कुछ द्रव्य। इसको नाम दिया जाता है क्या, एस्ट्रोमा, सॉरी आधात्री। क्या नाम देते हैं, आधात्री, मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स कौन है, अंतः झिल्ली के अंदर मिलने वाला तरल पदार्थ है। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर। अब उसके बाद ये जो अंदर की तरफ संरचना इसकी मुड़ी हुई है ना, इसका नाम है बच्चा क्या, क्रिस्टी। क्रिस्टी याद रख लीजिएगा इसका नाम। इसकी जो अंतः झिल्ली है अंदर की तरफ मुड़ी हुई प्रतीत होती है और इस मुड़ी हुई संरचना का नाम है क्या, क्रिस्टी। क्रिस्टी पर लगे होते हैं झालर, मतलब कि झालर रूपी संरचना लगी होती है ऐसे। सब में मिलेंगे ये झालर रूपी संरचना। और इन संरचना को नाम दिया जाता है क्या बच्चा, ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम, या तो इनका एक नाम और है F0 F1 कण। क्या बोला कि क्रिस्टी पर झालर रूपी संरचना लगी है और इस झालर रूपी संरचना को नाम दिया क्या हमने, ऑक्सीसोम, या तो F0 F1 कण। अब इस क्रिस्टी वाली संरचना में और F0 F1 कण या जो ऑक्सीसोम है, यहां पर चलता है क्या बच्चा, एक अभिक्रिया। यानी कि कुछ क्या चल रहा है, यहां पर क्रिया चल रहा है और उस अभिक्रिया का नाम है क्या, ETS। ETS, इसको फुल फॉर्म कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। और इस प्रक्रिया के होने के बाद, यानी कि जैसे ये अभिक्रिया संपन्न होती जाएगी, इस अभिक्रिया के दौरान क्या बनते जाते हैं बच्चा, ATP, जिसको फुल फॉर्म में नाम दिया जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का इस्तेमाल किया जाता है क्या बनाने के लिए, ऊर्जा बनाने के लिए।
यानी कि कुल मिला जुला करके इसी तरीके से काम करती है क्या हमारी माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, बाह्य झिल्ली मिल रही है, उसके बाद अंतः झिल्ली, इस अंतः झिल्ली के अंदर कौन मिल रहे हैं, तो कुछ तरल पदार्थ जिनको नाम दिया क्या, अधात्री। उसके बाद अंतः झिल्ली जगह जगह पर मुड़ी हुई है, उस संरचना को नाम दिया क्या, क्रिस्टी। इस क्रिस्टी पर क्या लगे हैं, झालर रूपी संरचना जिनको नाम दिया ऑक्सीसोम या F0 F1 कण। इनके पास क्या होती है, एक अभिक्रिया जिसका नाम है क्या, ATS। इस ATS अभिक्रिया के दौरान क्या बनता है, ATP, और यही ATP का इस्तेमाल किया जाता है क्या करने के लिए, ऊर्जा बनाने के लिए। यानी कि ये माइटोकॉन्ड्रिया जिस कोशिका में होगी उस कोशिका के अंदर क्या बनता रहेगा, ATP बनता रहेगा। ठीक है, और कुछ बातें हैं इसके अंदर देखो, इसके अधात्री में ये मिल रहा है DNA, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। ठीक है, क्योंकि अभी तक जो भी आपने कोशिकांग पढ़ा है किसी में हमने DNA नहीं बनाया था, क्योंकि हमको पता है DNA कहां होता है बाबू, कोशिका के केंद्रक के अंदर होता है। ठीक है, लेकिन इस माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या मिल रहा है, DNA मिल रहा है, पहला चीज। दूसरा चीज, अभी राइबोसोम आपने पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे राइबोसोम तो वहां पे जाकर के क्लियर हो जाता है। राइबोसोम जो होता है उसकी दो इकाई होती है, एक छोटी इकाई और एक बड़ी इकाई। तो ये कौन है, राइबोसोम। तो इसके अंदर दो चीजें मिल रही हैं, सबसे पहला क्या मिल रहा है, DNA, दूसरा क्या मिल रहा है, राइबोसोम। और लगे हाथों ये भी बता दें कि राइबोसोम होता है बच्चा दो प्रकार का, एक को कहते हैं 70S, दूसरे को कहते हैं 80S। ठीक है, ऐसे साफ साफ लिखते हैं, 70S प्रकार और 80S प्रकार, दो प्रकार के पाए जाते हैं हमारे पास राइबोसोम। राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन का निर्माण करना, इसलिए राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कही जाती है। अब ये जो 70S प्रकार है ये मिलता है किसमें, प्रोकैरियोटिक वाली कोशिका में, और 80S प्रकार किसमें मिलता है, यूकैरियोटिक वाली कोशिका में। अब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर पहले बता चुके हैं। एक ऐसी कोशिका जिसके अंदर केंद्रक वगैरह रहेंगे, बाकी सारे कोशिकांग रहेंगे, ऐसी कोशिका को क्या कहेंगे, यूकैरियोटिक। और वैसी कोशिका के अंदर कौन सा राइबोसोम मिलेगा, 80S राइबोसोम। और ये राइबोसोम कहां पर होगा, अंतःद्रवी जालिका के बाहरी सतह पर जाकर के चिपका होगा, जिस वजह से हम उस अंतःद्रवी जालिका को क्या नाम देते हैं, खुरदुरी अंतःद्रवी जालिका। ठीक है, और यदि एक ऐसा कोशिका हुआ जो कैसा है बच्चा, प्रोकैरियोटिक, यानी कि उस कोशिका के अंदर केंद्रक नहीं है, कोशिकांग नहीं है, सिवाय एक कोशिकांग के, कौन सा, राइबोसोम। और वो राइबोसोम कैसा होगा, 70S प्रकार का। इसका प्रमाण भी दिए हैं शायद आप लोगों को कि 70S और 80S क्यों कहते हैं, नहीं हम बताए हैं ना, आएगा इस बार भी पढ़ेंगे हम लोग कि आखिर ये S क्या, इसका मतलब क्या होता है, S लिखते क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या होता है, वो सब कुछ देखेंगे। फिलहाल कि जो 70S है ये पाया जाता है किसमें, प्रोकैरियोटिक में, और 80S किसमें पाया जाता है, यूकैरियोटिक में। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, किसका माइटोकॉन्ड्रिया, यूकैरियोटिक का। ठीक है, और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया, उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या मिल रहा है बच्चा, राइबोसोम, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो मिलना ही नहीं चाहिए था। कहां पे मिलता है, कोशिका के अंदर मिलता है, कोशिका, उसके बाद केंद्रक, इसके बाद कहीं ना कहीं इस पर क्या होगा, अंतःद्रवी जालिका, इसके ऊपर क्या मिलना चाहिए, राइबोसोम, और बाकी कोशिकांग इधर उधर घूमने चाहिए। इसी में कौन को दिख रहा है हमको, माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी क्या मिल रहा है, राइबोसोम। प्लस DNA कहां पर है, केंद्रक में है, लेकिन थोड़ा बहुत DNA कहां पर है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी है। ठीक है, ये कहानी थी। अब इससे फायदा क्या होता है, तो राइबोसोम, अच्छा ये भी याद रखना कि यहां पर जो राइबोसोम है वो कौन सा है, 70S प्रकार का। ये थोड़ा सा माथा घुमाता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं किसका, यूकैरियोटिक का, वो भी क्या पढ़ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी है। अच्छा है तो चलो कोई बात नहीं, यूकैरियोटिक है तो यूकैरियोटिक में कैसा होना चाहिए था, 80S प्रकार का, लेकिन इसके अंदर कैसा होता है, 70S प्रकार का। तो यहां से एक पॉइंट हमारा बनता है क्या, कि माइटोकॉन्ड्रिया मिलती तो किसमें है, यूकैरियोटिक की कोशिका में, लेकिन इसके अंदर एक लक्षण होता है किसका, प्रोकैरियोटिक कोशिका का। काहे, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका का लक्षण है क्या रखना, 70S प्रकार का राइबोसोम, और इसको क्या रखना चाहिए, 80S प्रकार का, लेकिन फिर भी रखा है क्या, 70S प्रकार। है तो यूकैरियोटिक का, लेकिन फिर भी लक्षण कैसा है, प्रोकैरियोटिक का। ठीक है, अब राइबोसोम है तो क्या करेगा, इसके लिए प्रोटीन बना करके देगा, इसका काम तो खत्म है। बचा ये DNA। ठीक है, अब DNA की वजह से हमने केंद्रक को क्या बोला था, मालिक।
है ना, कि केंद्रक के अंदर क्या मिल रहा है, डीएनए मिल रहा है। डीएनए के अंदर क्या होता है, जीन होता है, और वो जीन क्या करता है, तो पूरे लक्षणों का निर्धारण करता है। यानी कि मेरे अंदर अगर 1000 जीन है, सॉरी 1000 लक्षण है, तो वो 1000 लक्षण किस वजह से, 1000 जीन की वजह से। और वो 1000 जीन कहाँ है, मेरे डीएनए में। मेरा डीएनए कहाँ है, मेरे केंद्रक में, ठीक है। यानी कि कुल मिला जुलाकर सबसे ज्यादा जानकारी कौन रखा है, केंद्रक। इसीलिए कहते हैं केंद्रक को कोशिका का मालिक। सबके बारे में जानकारी होता है केंद्रक को, इसीलिए केंद्रक क्या करता है, जब जैसा काम कराना होता है वैसा डायरेक्शन देता है, ठीक है। यानी कि जरूरत पड़ने पे राइबोसोम से प्रोटीन बनवाना है तो ये आदेश कौन देगा, केंद्रक देगा। अगर लिपिड बनवाना है तो भी आदेश किसके द्वारा दिया जाएगा, केंद्रक के द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। अब सोचो कि इस माइटोकॉन्ड्रिया का संचालन कौन करता होगा, माइटोकॉन्ड्रिया को आदेश कौन देता होगा, इसको भी आदेश देने वाला कौन है, केंद्रक ही है, ठीक है। लेकिन कुछ हद तक डीएनए क्या है, इसके पास भी है। तो सीधा सीधा याद रखना, इसके पास भी अपना डीएनए है, ठीक है। इसको पिक्चर में लेकर के आएंगे अभी। तो सोचो कि इसके पास अपना, जैसे मान लो एक छोटा सा बच्चा, ठीक है, अभी उसके पास बुद्धि नहीं है। जो अब छोटा सा बच्चा मतलब 4-5 साल का बच्चा, बुद्धि नहीं है, तो सारा का सारा गाइडलाइन किसका होता है, माता पिता का, या तो घर के गार्जियन का, जो भी होंगे, ठीक है। जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होने लगता है, जैसे हम अपनी बात कर ले, अब हम लोग बड़े हो गए, मैच्योर हो गए, तो गार्जियन की भी बात मानते हैं, क्योंकि गार्जियन के साथ रहना है, गार्जियन घर के मालिक है, उनकी बात तो मानना ही है। लेकिन हमारा भी क्या हो गया, बुद्धि विवेक हो गया है ना, तो कुछ हद तक हम अपनी भी बातें मानते हैं, ठीक है ना। तो बाकी कोशिकांग में डीएनए नहीं था अब तक, इसमें डीएनए मिल रहा है, तो कुछ हद तक तो आदेश सुनेगा किसका, केंद्रक का, लेकिन बाकी मनमानी करेगा किसकी, अपने खुद का। इसीलिए ऐसा कोशिकांग जिसके अंदर स्वयं का डीएनए पाया जाता है, ऐसे कोशिकांग को क्या कहा जाता है, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। क्या नाम देते हैं, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। यानी कि अर्ध माने आधा, स्वायत्त माने स्वयं से, एक ऐसा कोशिकांग जो आधा काम स्वयं करेगा और आधा आदेश पर करेगा, ठीक है। और ऐसा तभी संभव है कि जब किसी कोशिकांग के अंदर क्या मिले, उसके खुद का डीएनए मिले। तो माइटोकॉन्ड्रिया में इतनी बातें बस याद रख लीजिएगा। हाँ बोलिए ना, बिठा दें। कितना बतियाती हो जी सब, मन नहीं भरता है तुम लोग को बात करके। कल से आधे घंटे पहले आ जाया करो, और आ गया, हालांकि आधे घंटे पहले आइए करते हो सब, लेकिन तब तुम लोग का पेट नहीं भरता है बतिया के, इसीलिए यहाँ पे मतलब पढ़ते समय बात कर रहे हो। आधे घंटे पहले नहीं आते हो तो इसमें मेरा क्या दोष है, क्लास टाइम में बात करते हो। अच्छा आरएनए जानते हो ना, अरे कुछ तो जानते हो आरएनए के बारे में, उतना नहीं जितना हम बता रहे हैं, लेकिन कुछ तो जानते हैं ना आरएनए के विषय में, ये आरएनए क्या चीज है, थोड़ा ही बहुत जानते हो ना, कोई बात नहीं है। आरएनए के बारे में इतना तो पता है ना बच्चा कि आरएनए जो है ये कहीं ना कहीं किससे बनता है, डीएनए से बनता है, ठीक है। अब सुनो, हम किसकी बात कर रहे हैं, राइबोसोम, ठीक है। अब राइबोसोम पता है इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये राइबोसोम ना पूरा का पूरा बना होता है किसका, आरएनए का, आरएनए का। ये चीज और क्लियर होगा जब हम लोग डीएनए और आरएनए पढ़ेंगे ना, तो वहां पर आ रहा है, बहुत जल्दी आएगा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, है ना, वंशागति का आणविक आधार, वहां पे जाकर डिटेल से पढ़ेंगे इसको। फिलहाल इतना कि राइबोसोम जो होता है ये बना होता है किसका, आरएनए का। आगे जाके पढ़ेंगे तो आपका आरएनए होता है कई प्रकार का, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, ठीक है। एमआरएनए को कहते हैं मैसेंजर आरएनए,
टीआरएनए को कहते हैं ट्रांसफर आरएनए, आरएनए को कहते हैं राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। और ये आरएनए किसका निर्माण करता है? राइबोसोम का, ठीक है। और राइबोसोम जो होता है ये दो चीजों से मिलकर के बना होता है। सबसे पहला आरएनए और प्लस बना होता है किसका? प्रोटीन का, ठीक है। इसके विषय में सबसे पहले बताया था किसने? पैलेट नाम के एक वैज्ञानिक ने, ठीक। और सबसे ज्यादा अगर कोई हमारे अंदर आरएनए मिलता है तो यह मतलब सबसे ज्यादा कोई आरएनए मिलता है तो कौन मिलता है? आरएनए, जिसकी मात्रा हमारे अंदर 80% या उससे ज्यादा पाई जाती है। ये सब छोड़ दो, इस सब पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ, सीधा सीधा कि राइबोसोम क्या है? आरएनए की इकाई है या फिर आरएनए से मिलकर बनी हुई संरचना है, ठीक है। ये राइबोसोम जो होता है ना, ये बना होता है दो इकाइयों से। एक को कहते हैं छोटी इकाई और एक को कहते हैं बड़ी इकाई, ठीक है। देखो ये छोटी इकाई और ये बड़ी इकाई, ठीक है। दो हमने बना दिया क्या बच्चा? राइबोसोम। एक को नाम दे देते हैं हम लोग 70S और एक को नाम देते हैं हम लोग 80S। इतना तो पता है कि 70S वाला ये वाला राइबोसोम किस में मिल रहा होगा? प्रोकैरियोटिक। और ये वाला यूकैरियोटिक में, ठीक है। अब इसको नाम दिया हमने 70S, उसको नाम दिया 80S। ये हो गई छोटी इकाई, ये हो गई बड़ी इकाई। उधर भी छोटी, नीचे वाली बड़ी। अब जब इस छोटी इकाई को और बड़ी इकाई को अलग अलग हम लोग करते हैं, ये लो अलग अलग कर दिया, ठीक है। तो छोटी वाली और बड़ी वाली को अलग अलग करने के बाद इसकी जो इकाइयां बनती हैं, ये बनता है 30S और ये बनता है 50S, ये बनता है 40S और ये बनता है 60S। अब जिनको पता है वो तो अच्छी बात है, बाकी जिनको नहीं पता होगा उनको यही लग रहा होगा कि 40 और 60 तो 100 होना चाहिए। उस समय भी समझा चुके हैं। यहाँ 30 और 50 80 होना चाहिए, उस पर मत जाइएगा। सीधा सीधा आते हैं कि ये S क्या है? तो S है एक प्रकार का इकाई जिसको कहा जाता है स्वेड वर्ग इकाई। और ये स्वेड वर्ग जो है एक वैज्ञानिक का नाम है, जिस वैज्ञानिक ने इन सब चीजों के बारे में बताया था। या इसको एक और नाम देते हैं सेडिमेंटेशन यूनिट। सेडिमेंटेशन यूनिट, अवसादन इकाई कहते हैं हिंदी में सेडिमेंटेशन को। अवसादन इकाई। देखो दोनों में कतई कुछ अंतर नहीं है, ठीक है। दोनों का काम क्या है? तीसरे नंबर पे इधर लिखते हैं कार्य क्या है इनका? प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन का निर्माण करना, दोनों का काम यही है। बशर्ते अंतर क्या होगा कि जैसे सिंपल सी मैं बात करूं कि एक गरीब फैमिली है और एक अमीर फैमिली है, तो गरीब फैमिली में मोटरसाइकिल होगा, ठीक है। अमीर फैमिली है तो क्या होगा? वहां पे कार होगा। और दोनों उसका इस्तेमाल किस लिए कर रहे होंगे? कहीं आने जाने के लिए। दोनों का कार्य सेम है। तो वैसे ही कार्य इनका क्या है? सेम है, प्रोटीन का ही निर्माण करना है। बस अंतर क्या है? ये मिलता है प्रोकैरियोटिक की कोशिका में और ये मिलता है यूकैरियोटिक की कोशिका में, ठीक है। हमको बस अंतर क्या चीज का समझना है कि ये S का मतलब क्या है। आखिर इसको हमने 70S क्यों बोला है, इसको 80S क्यों बोला है, जबकि है तो दोनों के दोनों क्या? राइबोसोम। साथ ही साथ हम ये भी कह रहे हैं कि इनका काम क्या है? प्रोटीन का निर्माण करना। जब सब कुछ काम सेम है, संरचना सेम है, तो फिर ये अंतर किस बात का है? अंतर इस बात का है, इसी को हमने नाम दिया है क्या? यहाँ पे सेडिमेंटेशन यूनिट, अवसादन इकाई। सेडिमेंटेशन का मतलब क्या होता है? सीधा सीधा पानी में 1 चम्मच मिट्टी धके घोल दो, ठीक है। और कुछ समय छोड़ दो पानी को, क्या मिट्टी कुछ समय के बाद नीचे जाके बैठ जाएगा क्या? तो मिट्टी जाके बैठ जाएगा। इस प्रक्रिया को कहते हैं अवसादन। आ रहा है क्या यहाँ पे? कि अगर कोई चीज किसी चीज में घुला हुआ है और उसके विस्थापन को कुछ समय छोड़ दोगे आप, तो वो जाके नीचे पेंदी में बैठ जाएगा। इसी प्रक्रिया को नाम दिया जाता है क्या? अवसादन, ठीक है। अब हमें क्या करना है? एक यंत्र याद रखना, अपकेंद्रण यंत्र। अपकेंद्रण यंत्र, सेंट्रीफ्यूगल मशीन। आपने शायद ये मशीन देखा भी हो,
कभी अगर आपने ब्लड टेस्ट कराया होगा ना और लैब में बैठे होंगे कुछ समय के लिए, तो लैब में देखोगे तो कुछ इस प्रकार से मशीन होती है और इस मशीन में लगे होते हैं व्हील, और ये व्हील घूम रहा होता है, ऐसे राउंड कर रहा होता है पूरा, जैसे आपका वॉशिंग मशीन घूमता है गोल गोल, ठीक वैसे ही ये घूम रहा होता है। इसके अंदर बने होते हैं छोटे छोटे होल, और इस होल में डाला जाता है, पता है किसको, टेस्ट ट्यूब को। शीशे वाला जो परख नली होता है ना, उस परख नली में ब्लड को लेकर के डाल दिया जाता है, ये मशीन को ऑन कर दिया जाता है, तो ये मशीन गोल 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 घूमने लगता है। उसके साथ में ट्यूब भी क्या होता है, ब्लड वाला घूमना चालू कर देता है। अब उससे फायदा क्या होता है कि अंदर जितने भी सेल हैं वो सारे के सारे अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा ही काम करना है इसके साथ। अब क्या किया कि, हाँ बोलिए ना, सब अलग हो जाएगा। उसके लिए कुछ ना कुछ रसायन भी डाले जाते हैं, ऐसे ही नहीं अलग हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, हाँ बिल्कुल सारा कुछ है, प्लाज्मा अलग हो जाएगा वहां। अब हमें क्या करना है, एक परख नली ले लिया, ठीक है। इस परख नली में हमने डाल दिया सबसे पहले, मान लिया जाए कि इसको 70S राइबोसोम को। ये लो 70S वाला हमने राइबोसोम डाला। हमको नहीं पता है कि ये 70S है कि क्या है, हमने बस खाली आपको एग्जांपल के तौर पे बता दिया कि हमने इसको उठाया और उठा करके इस परख नली में डाल दिया, और उसके बाद इसको भर दिया किससे, पानी से। अब बढ़िया से ही राइबोसोम को इसमें घोल दिया गया, ठीक। इस परख नली को उठाया और डाल दिया किसमें, अपकेंद्रण मशीन में, यंत्र में डाल दिया। अब इसको घुमाए जा रहे हैं, तो हर चीज का घूमने का एक अपना स्पीड होता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्पीड दिया गया 10 RPS। RPS का मतलब राउंड पर सेकेंड, ठीक है। यानी कि 1 सेकेंड में ये मशीन कितनी बार घूम रही है, 10 बार घूम रही है, ठीक है। अगर वहीं पे RPM होता तो राउंड पर मिनट हो जाता। क्या लिखा है, RPS, यानी कि इस मशीन को सबसे पहला स्पीड क्या दिया गया, 10 RPS दिया गया। और जब दिया गया स्पीड तो इसको उठा करके इसमें डाल दिया है हमने, ठीक है। 10 राउंड प्रति सेकंड ये मशीन घूमा। फिर उसके बाद यहां से ट्यूब को निकाल के देखा तो राइबोसोम यूं अभी घूम रहा है उस पानी में, ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरा स्पीड क्या किया, 20 RPS। 20 RPS पर भी उसको घुमाया। फिर जब निकाल के चेक कर रहे हैं तो अभी भी राइबोसोम ऊपर ही तैर रहा है। ऐसे करते 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 स्पीड बढ़ाते 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 कहां तक चले गए, 70 RPS पर, यानी कि 70 बार घूमेगा 1 सेकंड के अंदर ये मशीन, ठीक है। और जब 70 RPS पर हमने घुमाया और जब वहां से ट्यूब को निकाल के देखा तो राइबोसोम आके नीचे पेनी में बैठ गया। इसीलिए इस राइबोसोम का नाम क्या पड़ा है, 70S राइबोसोम। मेरे ख्याल से ये वाले का कहानी तुरंत समझ में आ गया। इसको ATS काहे कहे होंगे, क्योंकि इसको डाल के घुमाते 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 इसका अवसादन कितने स्पीड पर हुआ होगा, 80 RPS पर हुआ होगा। इसीलिए इस वाले को क्या नाम दिया जाता है, ATS प्रकार का राइबोसोम। क्लियर हुआ। चलो अब ये छोटे वाले या बड़े वाले का अंतर कैसे हो गया, तो हमने का दिमाग लगाया कि बड़े वाले को अलग कर दिया, छोटे वाले को अलग कर दिया। इस बार केवल इसके अंदर किसको डालेंगे, छोटे वाले को। छोटे वाले को डाला और छोटे वाले को घुमाना चालू किया। सबसे पहले 10 पे नहीं बैठा, फिर 20 पे नहीं बैठा, फिर 30 पे घुमाए तो जाके नीचे बैठ गया, तो छोटे वाले का नाम दे दिया क्या, 30S। जब बड़े वाले को डाल के घुमाना चालू किया तो ये कितना पे जाके बैठा, 50S पे। ऐसे ही करते करते फाइनली खत्म कर देते हम। बात समझ में आ गया। तो एस वाला मैटर खत्म हो गया, क्या क्लियर हो गया। राइबोसोम तो वही है, कुछ अंतर नहीं है। जैसा यहां पर है वैसा यहां पर, एक छोटी इकाई एक बड़ी इकाई, एक छोटी इकाई एक बड़ी इकाई। इनका काम क्या, प्रोटीन का संश्लेषण करना, सब कुछ ठीक। बस हमने अंतर किस बात पे देख रहे थे इसमें, एस वाले बात पे। और एस का मतलब होता है अवसादन इकाई, कि कौन से स्पीड पर इसका अवसादन हो जा रहा है, उस हिसाब से हमने नाम दे दिया इसको एस का। यानी कि अगर मैं प्रोकैरियोटिक का राइबोसोम निकालूंगा और 70 के स्पीड से घुमाऊंगा तब जाकर के ये नीचे पेनी में बैठेगा। यूकैरियोटिक वाले राइबोसोम को अगर 80 के स्पीड से घुमाएंगे तब जाके ये नीचे जाके बैठेगा। इसीलिए इसका 70S और 80S। डन, राइबोसोम भी खत्म। और याद रखिएगा ये एकल झिल्ली वाला होता है राइबोसोम, ठीक है।